हम आपको एक ऐसे छात्र के बारे में बताएंगे जिसने सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं की पोल खोल कर रख दी है। और आज जब आप ये खबर सुनेंगे, देखेंगे, तो देश भर के छात्र, हमें डर है कि कहीं डिप्रेशन में ना चले जाएं, क्योंकि आज ये खबर देखने के बाद उन्हें ये पता चलेगा कि उनके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है और ईमानदारी से जो भर्ती होनी चाहिए थी उसमें सिर्फ बेईमानी ही बेईमानी है। जिस छात्र के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं उसका नाम है नरेश बिश्नोई। इस छात्र ने वर्ष 2021 में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए हुई भर्ती परीक्षा में टॉप किया था, यानी ये पहले स्थान पर आया था। और यह उपलब्धि इसलिए भी बहुत खास थी क्योंकि उस समय सब इंस्पेक्टर और प्लेटून कमांडर की कुल मिलाकर 859 नौकरियों के लिए 7,95,000 छात्रों ने आवेदन दिया था और इन लगभग 8 लाख उम्मीदवारों में से इस छात्र की पहली रैंक आई थी। यह टॉपर था और पिछले साल यह छात्र राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन भी गया। लेकिन अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक टीम ने इस छात्र को गिरफ्तार कर लिया है, यानी टॉप करने वाले छात्र को ही गिरफ्तार कर लिया। और यह खुलासा हुआ है कि इस छात्र ने क्वेश्चन पेपर लीक करके इस भर्ती परीक्षा में पहली रैंक हासिल की थी और अभी यह राजस्थान पुलिस एकेडमी में सब इंस्पेक्टर की पद की ट्रेनिंग कर रहा है, नौकरी की ट्रेनिंग ले रहा है। और अब जांच टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और इस भर्ती परीक्षा को लेकर आज और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनने के बाद आज आपका दिल टूट जाएगा। इनमें सबसे बड़ा खुलासा तो यह है कि जिन छात्रों ने सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए इस परीक्षा को पास किया था उनमें से कम 50 छात्रों ने नकल की थी और ये नकल करके पास हुए थे। और ये नकल भी 2 तरह से हुई थी। क्या वो 2 तरह थे वो भी आपको दिखाते हैं। कुछ छात्रों ने 15 से 20 लाख रुपए खर्च करके इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर खरीद लिया था, जबकि कुछ छात्रों ने 20 से 25 लाख रुपए खर्च करके अपनी जगह डमी कैंडिडेट्स को परीक्षा देने के लिए भेजा था। और ये वो छात्र थे जिन्हें अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं थी। वो जानते थे कि वो क्वेश्चन पेपर खरीदने के बाद भी खुद पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए इन छात्रों ने डमी कैंडिडेट्स को 20 से 25 लाख रुपए दिए और इस परीक्षा में धांधली करके किसी दूसरे से इम्तिहान दिलवाकर सब इंस्पेक्टर ये लोग बन गए राजस्थान पुलिस में। अभी स्पेशल टीम ने राजस्थान पुलिस एकेडमी से जिन 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया है उनमें से 9 उम्मीदवार पुरुष हैं और 6 उम्मीदवार महिलाएं भी हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सभी छात्र छात्राएं ऐसे परिवारों से हैं जो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध हैं और जिनके पिता पहले से ही पुलिस महकमे में नौकरी कर रहे हैं। और इनमें से कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके पास पहले से ही कोई ना कोई सरकारी नौकरी थी। उदाहरण के लिए जालौर के रहने वाले जिस छात्र की इस परीक्षा में पहली रैंक आई थी, यानी जो छात्र जिसने टॉप किया था, वो सब इंस्पेक्टर बनने से पहले राजस्थान के संस्कृत शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक पद पर नौकरी कर रहा था। लेकिन बाद में यह लड़का परीक्षा में धांधली करके राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल जब इस छात्र ने इस परीक्षा में डमी कैंडिडेट की मदद से नकल करके टॉप किया, तब हमारे ही चैनल आज तक ने इसका एक इंटरव्यू किया था। क्योंकि देखिए, हमारे यहां भी ये परंपरा है, हम बाकी छात्रों को प्रेरणा देने के लिए, लोगों को बताने के लिए अक्सर टॉपर्स का इंटरव्यू करते हैं ताकि दूसरे छात्रों को भी पता चले कि ये जो छात्र है ये टॉपर कैसे बना, इसने कैसे तैयारी की। इसी नाते हमने इस छात्र का इंटरव्यू किया था जब इसने राजस्थान पुलिस की इस परीक्षा में टॉप किया था। और उस इंटरव्यू में इसने कहा कि ये बहुत परिश्रमी है और इसने इस नौकरी को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। लेकिन अब जाकर यह पता चल रहा है कि यह संघर्ष असल में इसने डमी कैंडिडेट को अपनी जगह परीक्षा में बैठाने के लिए किया था और इसके लिए इसने 20 लाख रुपए खर्च किए थे। और इसलिए सोचिए, इस खबर से आज उन लाखों छात्रों को कितना दुख पहुंचा होगा, आज उनका दिल टूट गया होगा जो इस परीक्षा में फेल हो गए थे। अर्थव्यवस्था कैसे खराब होती है, कैसे अच्छी होती है, आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, वो आपको हर सवाल का जवाब बता देंगे। वो सारे जो कैंडिडेट्स थे वो फेल हो गए। वो तमाम लोग जो कोचिंग करते रहे वर्षों तक, अपने घरों से बाहर निकलकर शहरों में जाकर एक कमरा किराए पर लेकर एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग तैयारी करते रहे,
उन्होंने कोचिंग ली, इन परीक्षाओं की तैयारी की, बहुत मेहनत से परीक्षा दी और वो सारे लोग फेल हो गए और ये जो छात्रा हमने आपको दिखाई ये पास हो गई। उससे पहले जिस छात्र ने टॉप किया था वो पास हो गया। कैसे पास हुआ? क्योंकि वो तो परीक्षा में बैठा ही नहीं था, उसकी जगह कोई और बैठा था। और भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जिस परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं ये 2021 में हुई थी, आज से 3 साल पहले, और आज 2024 में हम इस परीक्षा की बात कर रहे हैं और अब जाकर यह पता चलता है कि ये जो परीक्षा थी ये सिर्फ एक धोखा थी, ये सिर्फ एक आई वॉश थी। इस परीक्षा में धांधली के अलावा कुछ नहीं था। ये परीक्षा बिकी हुई थी। ये परीक्षा एक तरह का, जिससे हम कहते हैं कि मैच फिक्सिंग इसमें हो रही थी और इसमें हर नालायक छात्र जो है वो पास हो गया और हर परिश्रमी और लायक छात्र फेल हो गया। अब आप सोचिए, ये राजस्थान में हुआ, ये उत्तर प्रदेश में हुआ, बाकी राज्यों में जो परीक्षाएं हुई होंगी वो सही थीं, अब ये कैसे हम मान लें? राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उस सरकार में जितनी भी सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं हुई उनमें से ज्यादातर परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक होने के आरोप लग रहे हैं और पुलिस का कहना है कि अगर उसने वर्ष 2020 में जूनियर इंजीनियर की सरकारी नौकरी के लिए हुई भर्ती परीक्षा की जांच नहीं की होती तो उसे कभी भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में हुई इस धांधली के बारे में भी पता नहीं चलता। यानी पुलिस तो किसी और सरकारी नौकरी की परीक्षा में हुई धांधली की जांच कर रही थी। वो जांच करते करते उसे यह पता चला कि जो पुलिस की परीक्षा थी यह भी बिकी हुई थी। जांच करने वाली स्पेशल टीम का कहना है कि उसने पिछले दिनों एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक करवाता था और जिन छात्रों को ऐसा लगता था कि वो क्वेश्चन पेपर खरीदने के बाद भी उस परीक्षा में पास नहीं हो सकते, तो सोचिए कितने नालायक छात्र होंगे कि अगर उन्हें क्वेश्चन पेपर भी दे दिया पहले से तब भी वो उस क्वेश्चन पेपर के जवाब नहीं लिख सकते, तब भी पास नहीं हो सकते। ऐसे जो छात्र थे उन छात्रों को ये गैंग एक नया पैकेज बेचता था। वो नया पैकेज क्या था? उस पैकेज में इन छात्रों की जगह डमी कैंडिडेट्स उन छात्रों की जगह पर बैठकर परीक्षा देने जाते थे और इस तरह की धांधली का खर्च जो है वो हर छात्र के लिए, एक छात्र के लिए 20 से 25 लाख रुपए होता था। अब आपको यह बताएंगे कि क्या विपक्षी दल भगवान श्री राम और हिंदू धर्म का अपमान करके लोकसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते करते, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते ये विपक्षी नेता अब भगवान श्री राम का ही विरोध करने लगे हैं? तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के सांसद और यूपीए सरकार में मंत्री रहे ए राजा ने अपने एक नए बयान में कहा है कि उन्होंने रामायण और भगवान श्री राम पर उन्हें विश्वास नहीं है और वो हनुमान जी को भी भगवान नहीं मानते और उन्होंने खुद को भगवान राम का शत्रु बताया और भगवान राम के लिए अपशब्दों का भी उन्होंने अपने भाषण में प्रयोग किया है। डीएमके वही पार्टी है जिसके नेता उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी और डीएमके पार्टी के सांसद सेंथिल कुमार ने उत्तर भारत के लोगों को गाय और गौमूत्र तक सीमित बताया था और अब इसी पार्टी के एक सांसद ए राजा अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाकर भगवान हनुमान का मजाक उड़ा रहे हैं, भगवान श्री राम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ए राजा ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कि वो तमिलनाडु से हैं और तमिलनाडु को रामायण और भगवान श्री राम पर विश्वास नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि तमिल भाषा में रामायण का एक विशेष संस्करण मौजूद है जिसे कंबा रामायण कहते हैं और तमिलनाडु वही राज्य है जहां से भगवान राम अपनी सेना के साथ समुद्र को पार करके लंका गए थे। लेकिन आज उसी राज्य में, उसी भूमि पर खड़े होकर ए राजा कह रहे हैं कि तमिलनाडु को रामायण और भगवान श्री राम पर विश्वास ही नहीं है और भगवान राम का अपमान करने वाले वो अकेले विपक्षी नेता नहीं है। अब चुनाव से ठीक पहले अचानक से विपक्ष के नेताओं ने भगवान राम की ही आलोचना करनी शुरू कर दी है। आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक रामेंदु सिंह राय ने कहा है कि अयोध्या का राम मंदिर एक अपवित्र धर्म स्थल है और इस वजह से हिंदुओं को अयोध्या के राम मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए। अब जरा सोचिए, जिस विधायक के नाम में ही
राम शब्द आता है, जिनका नाम है रामेंदु, वो स्वयं भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर को एक अपवित्र धर्म स्थल बता रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ वोटों के लिए, इस समाज को दो धड़ों में बांटने के लिए, इस समाज में नफरत पैदा करने के लिए और चुनावी फायदे के लिए। अब आपको हम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भी एक बयान सुनवाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश के लोग दिन भर सिर्फ मोबाइल फोन चलाते रहें, देश के लोग दिन भर मोबाइल फोन में व्यस्त रहें, जय श्री राम के नारे लगाते रहें और भूखे मर जाएं। आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है, 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा, रील रील रील। और हमारा जो युवा 7-7 घंटे रील देख रहा है। यह है चमत्कार। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए कि यहां पे एक युवा रील देखे 15 मिनट और फिर फोन को ऐसे घुमाए, उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और चाइना का युवा हो वो 7 घंटे रील देखे। ये मैं चाहता हूं और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। सर, आपकी मुलाकात बहुत सारे सेलिब्रिटीज से कराते हैं, बहुत सारे न्यूज मेकर्स से कराते हैं, और आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही न्यूज मेकर से कराने वाले हैं। और यह मुलाकात इसलिए हो रही है क्योंकि 22 मार्च को एक नई फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर। यह फिल्म वीर सावरकर पर बनी है और इस फिल्म में वीर सावरकर की भूमिका निभा रहे हैं मशहूर एक्टर रणदीप हुड्डा। और रणदीप इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रणदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और आज आप जैकेट भी ब्लैक पहन कर आए हैं, तो हमारे शो के साथ आप बिल्कुल जेल करेंगे। गुड गुड गुड। रणदीप, पहला सवाल तो मेरा यह है कि वीर सावरकर को एक पक्ष वीर कहता है और दूसरा पक्ष माफी वीर कहता है। आपने जो भी स्टडी किया और आपने इस किरदार को निभाया है जी, आप वीर सावरकर के किरदार को कैसे डिफाइन करेंगे? वो वीर थे या माफी वीर थे? सावरकर जी माफी वीर नहीं थे, सावरकर जी वीर थे। वो जो उन पे ऊपर माफी वीर की जो आलोचना होने लगी है, जब से कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा कम वोटों में रही है और बीजेपी का बढ़ावा हो रहा है, तब से उनको माफी वीर, क्योंकि वो हिंदुत्व के आइडियोलॉग थे, हिंदुत्व के फादर थे, तो उनके ऊपर लालचना लगाने से उन्हें लगता है कि ऑपोजिशन मतलब दूसरी पार्टी पे लालचना लगेगी, तब से उन्होंने माफी वीर का ये चक्कर शुरू किया है। उनको ये लगता था कि मेरा यहाँ पे रह के भूखे मर जाना या इनके पनिशमेंट के अंदर मर जाना, मैं देश के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो चाहते थे कि वो बाहर आए। तो ये जो माफी है, ये स्ट्रेटेजी थी, ये रणनीति थी, या उन्होंने दिल से ही माफी मांगी? दुश्मन को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते और अंग्रेजों को ये पता था, नहीं तो उन्होंने छोड़ क्यों नहीं दिया। वीर सावरकर पर बहुत कांग्रेस बीजेपी होता है जी। कांग्रेस उनके खिलाफ है, बीजेपी उनके पक्ष में है। चुनाव से ठीक पहले 22 मार्च को आप ये फिल्म लेकर आ रहे हैं और 1 महीने के बाद चुनाव है जी। अब आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। जी बिल्कुल लगेगा। दूसरा, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और लोग आपसे ये भी कहेंगे कि अब ऐसा लगता है आप भी बीजेपी में मोदी के परिवार का हिस्सा हो गए। आप भी सोशल मीडिया पर लिख दीजिए रणदीप हुड्डा मोदी का परिवार। मुझे बिल्कुल उसमें आशंका नहीं है लिखने में, मुझे कोई वो नहीं है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हम उनके फैन हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ये पिक्चर को प्रोपेगेंडा पिक्चर बोलने की बजाय मैं कहूंगा ये एंटी प्रोपेगेंडा पिक्चर है। चुनाव से 1 महीना पहले आप हिंदुत्व की डोज दे रहे हैं, वीर सावरकर की डोज लोगों को दे रहे हैं, इससे आप बीजेपी की मदद ही कर रहे हैं। देखिए, मैं देश की मदद कर रहा हूं। मैं देश के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी की कहानी लोगों तक लाना चाह रहा हूं। हाल ही में बहुत सारी फिल्में ऐसी आई जिन पर आरोप लगा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं। आपके शब्दावली में एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, जैसे कश्मीर फाइल्स या केरला फाइल्स, फिर अभी थोड़े दिन पहले आर्टिकल 370 आई है, अब वैक्सीन वॉर आई, अब आपकी फिल्म आ रही है जी। ये इस तरह की फिल्म बनाने के लिए क्या पैसा सरकार देती है? जी नहीं, मैंने तो अपना ही लगाया है
और मैं 2 साल से ये पिक्चर बना रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ में रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मेरी 2 साल की काला पानी की सज़ा हो गई थी, पर अब वो सावरकर जी की हिस्ट्री, उनकी स्टोरी, और मैं भी उससे जेल से बाहर निकलेंगे। बहुत मुश्किलों से मैंने ये पिक्चर बनाई है, और इसको अगर आप प्रोपेगेंडा पिक्चर का नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति देखिए, नहीं। अपना पैसा कोई भी व्यक्ति लगाता है, आप एक्टर भी हैं, लेकिन पैसा लगाने से पहले आप एक बिजनेस मॉडल भी देखते हैं कि मेरे पैसे का होगा क्या। आपने अपना पैसा लगाकर ये फिल्म बनाई जी। तो कोई और फिल्म बनाते, सलमान खान को लेते, शाहरुख खान को लेते, कोई और बढ़िया कमर्शियल मसाला फिल्म बनाते। ये वीर सावरकर में आपने अपनी जेब से पैसा क्यों डाल दिया? जी, वो इसलिए डाला कि मैं एक तो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व था। हाँ। दूसरा, अगर मैं अपने आप को, अपने कला को, या जो मैं कहना चाह रहा हूं खुद बैक नहीं करूंगा तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर पीपल टू बैक इट। तो आई पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज एंड इट्स ओके। आप वैसे हरियाणा के जाट हैं। हरियाणा के जाटों के पास या तो ट्रैक्टर होता है, हल होता है, या फिर वो फौज में जाते हैं, हरियाणा पुलिस में जाते हैं, और नहीं तो वो हरियाणा रोडवेज में जाते हैं। जी जी। अब ये हरियाणा का एक जाट जो है कलाकार बन गया, आप भी पत्रकार बन गए। तो जाटों की भी मेरे ख्याल से लिमिटेशन जो हमारी सोच में रहती है कि यही काम करना है, अब बहुत खुल गया है। बहुत यंग लोग जर्नलिज्म में भी आ रहे हैं, फिल्मों में भी आ रहे हैं। तो ये एक जो वर्ण व्यवस्था का एक जो हमारा हिस्सा था कि भाई आप इस वर्ण के हैं तो यही काम करेंगे, वो हट गया है। जब आप बॉलीवुड में आए तो आपके अनुभव क्या थे? आप एक ऐसे स्टेट से जा रहे हैं जो वहां के लोग डिप्लोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है जी। चमचागिरी बिल्कुल करना नहीं जानते हैं, और आप बॉलीवुड में जा रहे हैं जहां पूरा पार्टी सकट है। भाई, आप जिसकी पार्टी में जाएंगे, जितनी ज्यादा आप पीआर करेंगे, सोशलाइजिंग करेंगे, उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा। जी। तो आपके शुरुआती अनुभव क्या रहे? मेरा शुरुआती अनुभव ये रहा था कि जब मैंने अपने पिताजी को बोला था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वो मैंने ऑस्ट्रेलिया से बोला था, मैं वहाँ पढ़ रहा था, तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला था भाई भांडी बनना है तो घर आ जा, कम से कम हमारे साथ तो रहेगा। फिर जब वापस आया और मैंने उनको बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे पेरेंट्स का, उन्होंने कहा भाई ठीक है, जो तुझे करना है तू कर, हमारे ऊपर बुढ़ापे पे बोझ मत बनिए।